नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 6 का जो अर्धवार्षिक पेपर है, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से जो पेपर आया है, कक्षा 6 का अर्धवार्षिक पेपर, जो कैसे सॉल्व करना है और कैसे उनके प्रश्नों के उत्तर अपन को करना है, अवधारणाओं के साथ अपन लोग इसको समझते हैं, जिससे आप लोग पेपर को एक बार घर पर भी सॉल्व करके ठीक से देख सकेंगे। तो ये सेट ए है जिसको अपन लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। कक्षा 6 का जो पेपर है गणित का, वो अर्धवार्षिक परीक्षा का, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 और विषय गणित है ना, हिंदी मीडियम वाला जो पेपर है उसको अपन लिखते हैं, जो 60 अंक का यहाँ पे आता है और 40 का यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है। तो ये देखते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं अवधारणाओं के साथ। तो यहाँ पहला प्रश्न देख रहे हैं अपन लोग। यहाँ पे निर्देश में लिखा हुआ कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला यहाँ पे प्रश्न आता है और उसमें लिखा हुआ है कि अंक 9, 0 और 5 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो जब भी अंक दिए जाते हैं और अपन को सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो अंकों को हमेशा घटते क्रम में जमाया जाता है। तो निश्चित है कि 9 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एक अंक को 2 बार प्रयोग करके बनानी है, सबसे बड़ी बनानी है। तो निश्चित है कि बड़ा वाला अंक को ही अपन को 2 बार लिखना होगा। तो यहाँ पे 9 2 बार आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। इस तरह से ये अंक बन जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 अंक बन जाएंगे, 9, 9, 5 और 0। तो ये वाली जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, और एक अंक को रिपीट करके। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर का सही होगा, 9950। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दूसरा सही विकल्प वाला क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि 999 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या का मीनिंग ये होता है, मैं आपको बता दूं कि जो संख्या दी जाती है उसकी जस्ट पहले वाली, उससे एक नंबर कम वाली, कहने का मतलब। तो 998 में से जब अपन लोग एक कम कर देंगे, 999 में से जब अपन लोग एक कम कर देंगे तो 998 आएगा। तो 998 जो होगी वो 999 की पहले वाली संख्या होगी, मतलब पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, 998। ठीक है, अब आता है तीसरा प्रश्न, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि 11 से विभाज्य संख्या। जब भी अपन को 11 से विभाज्य संख्या देखनी होती है तो उसके लिए एक तरीका होता है कि संख्याओं की जो जगह हैं, यानी सम जगह है, विषम जगह होती है, जो 1, 3, 5 स्थान वाली संख्याएं और 2, 4, 6 स्थान वाली संख्याएं, इन संख्याओं को अलग अलग जोड़ के इनको घटाया जाता है। अगर इनका अंतर 11 से कटने वाली संख्या बनती है तो निश्चित है कि वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे अपन लोग इस संख्या को देख रहे हैं तो आप देखो पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर कितना है, 5 और 4 9, दूसरे और चौथे पर कौन सा है, 4 और 5 9। तो जब ये 9 इसका आ रहा है, 9 इसका आ रहा है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि 11 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, 5445। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 23,30,010 को संख्यात्मक रूप में लिखते हैं। तो 23 लाख है तो लाख वाली पोजीशन पर 23 आ जाएंगे, 30,000 हज़ार वाली पोजीशन पर 30 आ जाएंगे, है ना, और 10 लास्ट में 10 आ जाएंगे। तो ये बनेगा 23, 30, 0, 10, यानी ये संख्या सही होगी बी नंबर की। चौथे प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा, 23, 30, 0, 10, ये संख्या सही होगी इसकी। पांचवा प्रश्न अगर देखते हैं तो उसमें लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3 इस तरह से पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अब बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। जब वो 0 से स्टार्ट होती है तो 0 ही सबसे छोटी संख्या होगी ना, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, 0 यानी शून्य, ये वाली। अब चलिए खाली स्थानों पे आ जाते हैं, खाली स्थानों को देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मिलियन खाली स्थान लाख के बराबर होता है। तो ये जो मिलियन होता है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मापन होता है, पैमाना होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो यहाँ पे 10 लाख जो है के बराबर 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, लाख तो पहले से लिखा हुआ है, इसमें खाली स्थान में केवल अपन को 10 लिखना होगा। तो यहाँ पे छठवें खाली स्थान में 10 भरा यहाँ पे होगा। सातवां अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है और संख्या का विस्तार रूप लिखा हुआ है। विस्तार रूप में अपन देख पाते हैं कि जो विस्तार रूप किसी संख्या का करते हैं तो सभी अंकों के स्थानीय मानों को
रखा जाता है प्लस करके, तो वो उसका विस्तार हो जाता है। तो अपन देख रहे हैं 4 को अपन देख रहे हैं कौन सी पोजीशन पर उसकी पोजीशन लिख दी गई, 10,000वीं पोजीशन है। फिर 5 की पोजीशन कौन सी है, तो 5 की पोजीशन यहाँ देख पा रहे हैं 1000वीं पोजीशन यहाँ पे, तो 5 में यहाँ 1000 का गुणा होगा। तो कहने का मतलब है कि इस खाली स्थान में यहाँ पे 1000 भरा जाएगा 7वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न आता है। 8वें प्रश्न में अपन देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या खाली स्थान है। तो अपन जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको गिनने में काम में लेते हैं, जिनको काउंटिंग में काम में लेते हैं, उन संख्याओं को अपन लोग प्राकृत संख्याएं बोलते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो सबसे छोटी संख्या अपन जानते हैं कि 1 2 3 4 ये गिनने वाली संख्याएं होती हैं। सबसे पहले कौन आएगा, 1 ही आएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, यहाँ पे 1 भरना होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है 5 और 6 का सार्व गुणनखंड 1 है। तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड की बात ये आती है कि इनमें आपस में कॉमन क्या है, इनमें आपस का इनका 5 और 6 का मासा क्या है, महत्तम सावर्तक क्या है। तो अपन देखते हैं 5 के फैक्टर 1 और 5 होंगे, 6 के फैक्टर 1 2 3 होंगे। तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, सार्व कह रहे हैं सार्व गुणनखंड, यानी कॉमन क्या है इनमें, कॉमन क्या है, 1 है कॉमन। तो इनका जो सार्व गुणनखंड है वो यहाँ पे 1 भरा जाएगा। 10वां प्रश्न आता है। उसमें एक संख्या दी गई है 2408 और इसमें इधर खाली स्थान दिया गया है, इंटू में 8 दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितनी संख्या यहाँ पे खाली स्थान में आएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, इस 8 का भाग आप इसमें 2408 में देंगे। तो देते हैं 8 8 × 24 3 आ जाएगा, फिर 0 का 0, फिर 8 1 में 8, यानी कि 301 यहाँ पे भरना होगा। तो 10वें प्रश्न में यहाँ पे 301 आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 11वां प्रश्न यहाँ पे आता है। 11वें प्रश्न में क्या करना है। 11वें प्रश्न में एक संख्या दी गई है और संख्या में उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संख्यांकन पद्धति होती है उसमें हमेशा 3 का पेयर बनाया जाता है अंकों का, है ना, वो भी राइट साइड से। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ से 3 का पेयर बन जाएगा, फिर इन 3 का पेयर बन जाएगा, यानी कि यहाँ ये 2 8 3 का पेयर बन जाएगा, एक फिर 5 4 2 का पेयर बन जाएगा और फिर 67। तो 3 का पेयर हमेशा राइट साइड से बनाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कॉमा लगाने का तरीका होता है। 12वां जो प्रश्न है वो कहता है कि इन चिन्हों का प्रयोग करिए। ये चिन्ह छोटे बड़े के चिन्ह हैं, तो इनको कैसे अपन लोग लगाते हैं, क्या तरीका है लगाने का। निश्चितः ध्यान रखिए कि चिन्ह चाहे वो छोटे का हो चाहे बड़े का हो, उसमें जहाँ नोक रहती है उधर छोटी संख्या लिखी जाती है, ये डेफिनेटली है। तो इसमें सवाल में अपन देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देख पा रहे हैं कि पहले वाले अंक से तो अपन लोग नहीं बता पा रहे हैं कौन छोटी है, लेकिन दूसरा वाले जो स्थान पर जो अंक है उसको देख के बता पा रहे हैं कि जो 1132 है वो छोटी है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये छोटी संख्या है और छोटी संख्या तरफ ही अपन को इसकी नॉक करना है। तो इस तरह से अपन लोग ये नॉक वाले जो साइन होते हैं छोटे बड़े के वो अपन लोग लगा सकते हैं। दूसरा वाला देख सकते हैं, तो पहले अंक से नहीं बता पा रहे हैं अपन छोटा बड़ा, दूसरे अंक से नहीं बता पा रहे हैं, तीसरे से बता पा रहे हैं। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो निश्चित है कि 5 वाली छोटी होगी, तो छोटी संख्या ये होगी। छोटी संख्या तरफ ही नॉक लगाना है। इस बात का अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इनमें से जो छोटी संख्या है उस तरफ नॉक लगाना है, तो आपका चिन्ह जो है कभी भी गलत नहीं लगेगा छोटे बड़े का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 13वें प्रश्न में ये कह रहे हैं कि 20 से छोटी सभी अवाज संख्याएं। तो आवाज संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले ये जान लेते हैं कि आवाज संख्याएं अपन जानते हैं कि वो संख्याएं रहती हैं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। वे संख्याएं आवाज संख्याएं कहलाती हैं। तो 20 से छोटी संख्याएं अपन लोग जब देखते हैं आवाज संख्याएं, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है 2 आता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो ये संख्याएं आवाज संख्याएं हैं। ठीक है, अपन को 20 तक ही लिखना है, 20 से छोटी तो 19 तक आ जाएंगी। अब आता है 14वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है 2 नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर का अपन को परवर्ती संख्या पता करनी। तो परवर्ती संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं। परवर्ती संख्याओं का मतलब होता है जस्ट बाद वाली, उसके बाद में क्या आएगी संख्या, मतलब एक जोड़कर क्या संख्या बनेगी। तो ये संख्या के अपन बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ 19 की जगह 20 आ जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी। फिर इस संख्या की बाद की संख्या देखेंगे तो यहाँ 5 की जगह 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगी। तो इस तरह से अपन लोग अगली संख्या, परवर्ती माने अगली संख्या, तो ये संख्या इस तरह से अपन लोग बना सकते हैं, बनाएंगे। फिर ये 15वां क्वेश्चन आता है। इसमें देख लेते हैं 3 4 9 का पहला सारगुणज क्या है। तो यहाँ 3 4 5 की बात ये कर रहे हैं। सारगुणज का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, छोटी छोटी वो संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो अब निश्चित है इनका अपन को लघुत्तम संवर्तक निकालना है, लासा निकालना है। जब आप 3 4 9 का लासा निकालेंगे तो देख पा रहे हैं अपन लोग 36 आएगा, यानी 36 वो संख्या है जो इनका सबसे पहला सारगुणज है।
अब 16 प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। उस बड़े से बड़े फीता की लंबाई बताइए जिससे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरा नापा जा सके। तो निश्चित बात है कि ये एक ऐसे फीते की बात कर रहे हैं जिससे दोनों को नापना आसान हो जाए। तो निश्चित है कि आपको 12 और 8 का मासा निकालना होगा, है ना। तो निकालते हैं, 8 और 12 का मासा निकालते हैं। देख पा रहे हैं कि 4 से ये दोनों कट गए हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है ना, आवाज आ गए यहाँ पे आपस में। तो जो 4 है वो एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को आसानी से माप सकती है, इन दोनों लंबाइयों को भी और चौड़ाइयों को भी। क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बार में चौड़ाई नप जाएगी, और 4 तिया 12, 3 बार में लंबाई नप जाएगी। तो 4 जो मीटर है वो फीता यहाँ पे सही रहेगा, 4 मीटर का फीता। आइए देखते हैं हम लोग 17वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। 17वें प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि अंक 5, 2, 4, 7 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की बनने वाली संख्या, बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर अपन को पता करना है। तो पहले तो अपन लोग संख्याएं बनाएंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी और छोटी संख्या कौन सी बनेगी। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाने के लिए, इन अंकों से बड़ी संख्या बनाने के लिए इन अंकों को सबसे पहले अपन लोग, बड़ी संख्या अगर बनानी है तो घटते क्रम में इन अंकों को जमा दीजिए, तो बड़ी संख्या बन जाती है। घटते क्रम में जमाएंगे तो 7 पहले आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये बड़ी संख्या बन जाएगी। और छोटी संख्या अगर आपको बनानी है तो अंकों को बढ़ते क्रम में जमा दीजिए, जैसे कि 2, 4, 5 और 7 ये। तो इस तरह अपन लोग जब बड़ी संख्या बनानी है तो घटते क्रम में अंकों को जमा दीजिए, और छोटी संख्या बनानी है तो बढ़ते क्रम में अंकों को जमा दीजिए। इनका अंतर पूछ रहे हैं तो इन्हें आपस में घटा दीजिए। तो घटाने पर कितना आएगा, घटाते हैं दोनों में से, तो ये 75, 42 में से 24, 57 जो है घटा देंगे तो ये 5085 यहाँ पे संख्या आएगी। इस सवाल का आंसर जो होगा वो 5085 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां प्रश्न। यहाँ पे आता है 12 और 35 के बीच का पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो पूर्ण संख्याओं का मतलब ये होता है कि जो गिनती में संख्याएं आती हैं उन संख्याओं को लिखना है कि 12 के बाद कौन सी आएंगी, 35 तक। तो 12 से लेकर आप 34 तक की जो संख्याएं हैं उन्हें लिख दीजिए, वो इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, फिर ये 19वां प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4, 5, 8 विद्यार्थी हैं। तो मतलब ये चाहते हैं कि ऐसे कितने बच्चे स्कूल में रहें न्यूनतम, जिससे वो 4 की पंक्ति में भी खड़े हो जाए, 5 की पंक्ति में भी खड़े हो जाएं और 8 की पंक्ति में भी खड़े हो जाए। तो इसके लिए इसका अपन को 4, 5, 8 का लघुत्तम समवर्तक निकालना पड़ेगा। तो अपन ने 4, 5, 8 का लघुत्तम समवर्तक निकाला, तो ये 4 से कट गया, 4 एकम 4, तो 5 नहीं कट पाएगा, फिर 4 दूनी 8 यहाँ पे अपन आ गए यहाँ पर। अब आपस में देख पा रहे हैं कि नीचे यहाँ 1, 5, 2 आ रहा है, आपस में कुछ कटने वाली संख्या है नहीं कॉमन, तो इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे। 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, तो ये 40 यहाँ पे इसका लासा आ जाएगा। तो विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 40 होगी, जिनको आसानी से अपन लोग 4 की पंक्ति में भी खड़ा कर सकते हैं, 5 की पंक्ति में भी खड़ा कर सकते हैं और 8 की पंक्ति में भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब अपन समझते हैं कि संख्याओं को घटते क्रम में जमाना है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या छांट लीजिए कौन सी है, फिर उससे छोटी संख्या छांट लीजिए, फिर उससे छोटी संख्या देख लीजिए, फिर उससे छोटी संख्या देख लीजिए, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो अपन देख पा रहे हैं कि 83 तो सभी में है, 83 के बाद जो अगला अंक आ रहा है उस अंक से अपन लोग ये निर्धारण कर पा रहे हैं कि वो संख्या कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो अब बड़ी संख्या लिख दीजिए, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, घटता क्रम में बच्चों को यहाँ जमाना है इन संख्याओं को। ठीक है बच्चों, अब आता है 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रयोग करके 9 ऋण 6 का मान पता करना है अपन को। तो संख्या रेखा बना दीजिए 1 9 तक, है ना। अपन ने 0 से 9 तक यहाँ अंक ले लिए, एक बढ़ा के 10 ले लिया और 0 के पहले का -1 भी ले लिया। बराबर डिस्टेंस पे अपन लोगों ने ये संख्या रेखा तैयार कर ली। अब अपन को 9 ऋण 6 को बताना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले आप 9 पे खड़े हो जाइए। अब चूँकि ऋण 6 करना है इसमें से, तो आपको ऋण तरफ चलना है, मतलब आपको उल्टे हाथ तरफ चलना है। कितना चलना है आपको, 6 चलना है। तो 9 पे खड़े हो जाइए, फिर 6 चलिए। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप देखो 3 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो 3 पर आप आ जाएंगे तो यही इस सवाल के लिए संख्या रेखा पर इसका सॉल्यूशन होगा। तो 3 अपना आंसर हो जाएगा, यानी 9 ऋण 6 का मान 3 आएगा। तो ये संख्या रेखा पर भी दिखा दिया और आंसर भी इसका लिख दिया। ऐसे इसको करना था। अब आता है 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि 26 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। तो गुणज का मतलब होता है उनके पहाड़े पढ़ना, यानी 26 के अपन को 3 तक पहाड़े लिखना है। 3, 26 से कम 26, 26 दूनी 52 और 26 ती 78। तो इस तरह से अपन को 3 यहाँ पे गुणज लिखना था। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 23वें प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि प्रातःकालीन सैर में
मतलब सुबह के समय 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयाँ क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम दूरी चले कि वे उसे पूरे कदमों से तय कर सके। मतलब अपन को ऐसी दूरी पता करनी है जिससे ये सभी कदमों से आसानी से वो नप जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका अपन को लासा निकालना होगा, लघुत्तम समर्थक निकालना होगा। तो 80, 85 और 90 का अपन लोग लघुत्तम समर्थक निकालते हैं। तो पहले अपन देख पा रहे हैं कि सभी 5 से कट गए हैं, है ना। फिर अपन देख पा रहे हैं यहाँ 2 से कट गए, ये दोनों संख्याएं 2 से कट गई हैं, तो यहाँ 8 आ गया है, यहाँ 17 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब इनमें आपस में कुछ कटने वाली यहाँ पे पोजीशन है नहीं, तो इन सबका यहाँ मल्टीपल कर देंगे, 5 का, 2 का, 8 का, 17 का और 9 का। इनका जब मल्टीपल आपस में करेंगे तो 12,240 आएगा। इसका मतलब 12,240 सेंटीमीटर एक ऐसी दूरी है जो इन सभी कदमों से आसानी से नापी जा सकती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां प्रश्न। 2 टैंकर दिए गए हैं। 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर पानी आता है और दूसरे में 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है, और बर्तन की धारता अपन को पता करनी है जो इन दोनों टैंकरों के तेल को नाप सके। ऐसा बर्तन अपन को चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बर्तन कैसे बनेगा? तो इसके लिए आपको 850 और 680 का मासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो मासा जो होता है वो दोनों को काट सकता है आसानी से। तो जब अपन लोग मासा निकालेंगे तो 850 और 680 का 10 से कट जाएगा, तो ये 85, 68 आ जाएंगे। फिर 17 से कट जाएगा, 17 × 85, 17 × 4 = 68। तो अपन को निकालना है मासा, तो केवल इन संख्याओं का यहाँ पे मल्टीपल करेंगे अपन लोग, इनका नहीं करेंगे। तो ये 10 17 दाम के 117 दाम के 170, तो 170 लीटर का कोई बर्तन बनाया जाएगा जो इन टैंकरों के तेल को आसानी से नाप सकता है। तो निश्चित इस प्रश्न का उत्तर 170 लीटर वाला होगा। मतलब बर्तन की जो धारता होगी वो 170 लीटर होगी। 25वां प्रश्न आता है, उसको देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने 2456 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। तो बताइए उनका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि अपन एक बार इसमें 45 का गुणा करके संख्या बना लीजिए और एक बार 54 का गुणा करके संख्या बना लीजिए। तो 54 का गुणा करके संख्या बना ली तो ये आ गई यहाँ पर 1,32,624, और 45 का गुणा किया तो 1,10,520 आ गया। फिर उनको घटाया तो ये आपका 22,104 आ गया। तो इसका मतलब 22,104 जो है वो संख्या वो अधिक हो जाएगी, है ना। उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक हो जाएगा 22,104। तो इस सवाल का आंसर 22,104 आएगा। अब 26वां प्रश्न आता है, वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध हैं। ठीक है, और प्रत्येक सीट से कितनी 8 प्रश्न बन जाते हैं। तो अभ्यास पुस्तिका में एक अभ्यास पुस्तिका में 200 प्रश्न लगते हैं। तो बताइए कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। निश्चित है कि प्रश्नों से ही बनेगी और 200 प्रश्नों से बनेगी। तो पहले अपन लोग अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या अगर अपन को निकालनी है तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर कुल पृष्ठ कितने हैं वो लिख देंगे ऊपर, और नीचे एक पुस्तिका में लगे पृष्ठ लिख देंगे। यानी कुल पृष्ठ कितने होंगे? देखो 75,000 सीटें हैं और एक सीट से बनती हैं 8 पृष्ठ। यानी कहने का मतलब ये 75,000 × 8, तो ये तो कुल पृष्ठ हो जाएंगे। और एक पुस्तिका में कितने लगते हैं पृष्ठ? 200, तो 200 नीचे लिख देंगे। जब इनको अपन लोग काटेंगे तो बिंदी से बिंदी गया, बिंदी से बिंदी गया, और 2 से कट जाएगा 8 4 बार, है ना। अब ये 750 का अपन लोग 4 में गुणा करेंगे तो 75 × 4 = 300, और ये बिंदी के बिंदी, यानी 3000 पुस्तकें अपन लोग यहाँ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि इस तरह से अपन लोग इस कक्षा 6 का जो पेपर आया था 6 मई का 6 मंथली एग्जाम का मूल्यांकन के लिए राज शिक्षा केंद्र से, तो उस पेपर को अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे। और बच्चे एक बार घर पे भी उस पेपर को इस तरह से सॉल्व करके देखें, जिससे वो अगले पेपर की तैयारी भी इससे कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो निश्चित इस वीडियो को आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।